राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1919। सारांश। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। भारतीयों द्वारा यह महसूस किया जाना कि ब्रिटिश शासन का स्वरूप शोषणात्मक है तथा भारत की आर्थिक प्रगति के स्थान पर उपलब्ध संसाधनों का शोषण करने में लगी हुई है। नंबर 2, भारतीयों के आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान में वृद्धि। नंबर 3, शिक्षा में विकास का प्रभाव। इसके फलस्वरूप भारतीयों में जागृति आई तथा बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी में वृद्धि के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तत्कालीन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और इन घटनाओं में प्रमुख हैं: एक छोटे से देश जापान का आर्थिक महाशक्ति के रूप में अभ्युदय होना, इथियोपिया अबिसिनिया की इटली पर विजय, ब्रिटेन की सेनाओं को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बोअर का युद्ध 1899 से 1902, जापान की रूस पर विजय 1905, विश्व के अनेक देशों के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में पांचवा है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवादियों की उपलब्धियों से असंतोष। नंबर 7, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां जैसे कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम 1899, कार्यालय गोपनीयता अधिनियम 1904, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एवं बंगाल का विभाजन 1905। नंबर 8, जुझारू राष्ट्रवादी विचारधारा। नंबर 9, एक प्रशिक्षित नेतृत्व। उग्रवादियों के सिद्धांत क्या थे? ब्रिटिश शासन से घृणा करना, जनसमूह की शक्ति एवं ऊर्जा में विश्वास, स्वराज्य इनका मुख्य लक्ष्य था, प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी एवं आत्मत्याग की भावना में विश्वास, भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों में विश्वास। नंबर 6, भारतीय समारोहों के आयोजन के पक्षधर। नंबर 7, प्रेस तथा शिक्षा में विकास के पक्षधर। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। बंगाल विभाजन जो कि 1903 में सार्वजनिक हुआ तथा 1905 में लागू किया गया के विरोध में प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन के पीछे सरकार की वास्तविक मंशा बंगाल को दुर्भर करना था, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के लिए सरकार ने तर्क दिया कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। यद्यपि कुछ सीमा तक सरकार का तर्क सही था, किंतु उसकी वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। विभाजन के फलस्वरूप सरकार ने बंगाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया। पहले भाग में पूर्वी बंगाल और असम तथा दूसरे भाग में शेष बंगाल को रखा। उदारवादियों का बंगाल विभाजन विरोधी अभियान 1903 से 1905। उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मिश्रा तथा पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे। उदारवादियों ने विरोध स्वरूप जो तरीके अपनाए थे: जनसभाओं का आयोजन, याचिकाएं, संशोधन प्रस्ताव, पंपलेट्स तथा समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध। बंगाल विभाजन के संबंध में उग्र राष्ट्रवादियों की गतिविधियां। बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उग्रवादी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। विरोध के तरीके: विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, जनसभाओं का आयोजन एवं उग्र प्रदर्शन, स्वयंसेवी संगठनों एवं समितियों का गठन, विरोध प्रदर्शन हेतु परंपरागत लोकप्रिय त्योहारों तथा मेलों का शुभारंभ आयोजन, आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावना पर बल, स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, स्वदेशी या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन, भारतीय संगीत एवं भारतीय चित्रकला को नए आयाम, विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन, शिक्षा संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी सेवाओं इत्यादि का बहिष्कार। विरोध आंदोलनों की बागडोर उग्रवादियों द्वारा अपने हाथ में लेने का कारण क्या था? नंबर 1, उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों में से उग्रवादी असहमत थे। नंबर 3, विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियाँ। उदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन का विशेष परिणाम न निकलना। उदारवादियों के संवैधानिक तरीकों से उग्रवादी से असहमत थे। विरोध अभियान को असफल बनाने हेतु सरकार की दमनकारी नीतियाँ। आंदोलन का सामाजिक आधार: छात्र, महिलाएं, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न वर्ग एवं साधारण वर्ग। शहरों तथा कस्बों के मध्य वर्ग ने पहली बार किसी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक रहे। बंगाल विभाजन का रद्द होना। क्रांतिकारी आतंकवाद के उभरने के भय से 1911 में सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के कारण: सरकार की कठोर दमनात्मक कार्रवाइयाँ,
प्रभावी संगठन का अभाव एवं अनुशासनात्मक दिशाहीनता, सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन का नेतृत्व विहीन होना, राष्ट्रवादी नेताओं की आपसी कलह, संकुचित सामाजिक जनाधार। आंदोलन की मुख्य उपलब्धियां: व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलनों को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों और संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। तो आंदोलन की मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी? व्यापक सामाजिक प्रभाव, क्योंकि समाज के अब तक के निष्क्रिय वर्ग ने बड़ी सक्रियता के साथ आंदोलन में भाग लिया। आगे के आंदोलन को इस आंदोलन ने प्रभावी दिशा एवं उत्साह दिया। सांस्कृतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा, भारतीय साहसिक राजनीतिक भागीदारी एवं राजनीतिक एकता की महत्ता से परिचित हुए। भारतीयों के समक्ष उपनिवेशवादी विचारों एवं संस्थाओं की वास्तविक मंशा उजागर हो गई। कांग्रेस का सूरत विभाजन प्रमुख कारण: उदारवादी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। वे केवल विदेशी कपड़ों और शराब का बहिष्कार किए जाने के पक्षधर थे, जबकि उग्रवादी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को न केवल पूरे बंगाल अपितु देश के अन्य भागों में चलाए जाने तथा इसमें विदेशी कपड़ों एवं शराब के साथ सभी सरकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं, सरकारी सेवाओं तथा नगर निकाय इत्यादि के बहिष्कार का मुद्दा भी सम्मिलित किए जाने की मांग कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन के दमन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास: नंबर 1, राजद्रोही सभा अधिनियम 1907, फौजदारी कानून संशोधित अधिनियम 1908, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, विध्वंसक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। क्रांतिकारी आतंकवाद उदय के कारण: उदारवादियों की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना तथा आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति एवं ऊर्जा के सही प्रयोग में असफल रहना, सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना का समाप्त हो जाना। युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की अभिलाषा तथा युवा राष्ट्रवादियों का प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता। मुख्य कार्यक्रम: अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना तथा भारतीयों के मनोमस्तिष्क से अंग्रेजों के शक्तिशाली एवं अजेय होने का भय दूर करना, रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के आतंकवादियों की तरह व्यक्तिगत रूप से विध्वंसक गतिविधियां संपन्न करना, सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य षड्यंत्र करना एवं डकैती तथा लूटपाट करके धन एकत्र करना। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियां: बंगाल 1902 में मिदनापुर एवं कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना, अनुशीलन समिति। 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1905 से 1906 तक क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन एवं प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ, जिसमें संध्या सबसे प्रमुख है। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा बंगाल के अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का असफल प्रयास। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश श्री किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और अन्य पर अलीपुर संयंत्र का अभियोग चलाया गया। 1908 में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा 12 में डकैती की गई। 1909 में अलीपुर षड्यंत्र केस में से संबंधित सरकारी प्रोसिक्यूटर कलकत्ता में हत्या। 1912 में रास बिहारी बोस तथा सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका, 13 लोग गिरफ्तार। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। संध्या तथा युगांतर नामक पत्रों द्वारा क्रांतिकारी आतंकवादियों की उक्त गतिविधियों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। महाराष्ट्र 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल का क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ। 1890 से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति आस्था जगाने तथा क्रांतिकारी आतंकवादियों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शिवाजी महोत्सव एवं गणेश महोत्सव प्रारंभ किए। उन्होंने अपने पत्रों मराठा तथा केसरी के द्वारा भी क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का कार्य किया।
1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की चापकर बंधुओं द्वारा हत्या। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर तथा उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त सभा मित्र मेला की स्थापना की गई। 1904 में मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय हो गया। 1909 में अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कानेर द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक एवं सूफी आम्बा प्रसाद की मुख्य भूमिका रही। विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद इंग्लैंड, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल ढींगरा एवं लाला हरदयाल की मुख्य भूमिका थी। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्रांस, RS राणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया। अमेरिका तथा कनाडा, लाला हरदयाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को से गदर दल की स्थापना, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। जर्मनी, लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रमुख नेता थे। मार्ले मिंटो सुधार 1909, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों की संख्या अभी भी नामजद एवं बिना चुने हुए सदस्यों की संख्या से कम थी। मुसलमान के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था। निर्वाचित सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। इस प्रकार भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली आरंभ हुई। व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने एवं सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था थी। इन सुधारों के पीछे सरकार की मंशा थी कि राष्ट्रवादियों को आपस में विभाजित कर दिया जाए, नरमपंथियों एवं मुसलमानों को लालच देकर सरकार के पक्ष में कर लिया जाए। विधान परिषद के सदस्यों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित न करने के कारण अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। निर्वाचन की पद्धति बहुत ज़्यादा स्पष्ट थी। मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सरावा, बरकत उल्ला और भाई परमानंद द्वारा गदर दल का गठन किया गया। गदर दल के कार्यक्रम: सरकारी अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना, विदेशों में पदस्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों न केवल भारत में एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटा मारू प्रकरण 19 सितंबर 1914 से गदर दल की गतिविधियां और तेज हो गई। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर, रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, किंतु विश्वासघात के कारण यह योजना सफल हो गई। गदर दल के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। यूरोप में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारी आतंकवादियों ने विश्व के कई भागों यथा बगदाद, ईरान, तुर्की और काबुल में विभिन्न क्रांतिकारी मिशन भेजे। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाधा जतिन पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में एक प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ। आयरलैंड के होम रूल लीग की तर्ज पर इसे भारत में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया।
आंदोलन के प्रारंभ होने में सहायक कारक राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का यह विश्वास कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का यह विश्वास था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु उस पर दबाव डालना आवश्यक है। मार्ले मिंटो सुधारों से मोहभंग होना, युद्धोपरांत भारतीयों पर आरोपित आर्थिक बोझ से त्रस्त भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने तत्कालीन परिस्थितियों में योग्य नेतृत्व प्रदान किया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा का उजागर होना। आंदोलन का उद्देश्य होम रूल या स्वशासन की अवधारणा से भारतीयों को परिचित कराना। तिलक की होम रूल लीग। तिलक ने अप्रैल 1916 में इसकी स्थापना की। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में इसकी स्थापना की। शेष भारत में लगभग इसकी 200 शाखाएं खोली गई। कालांतर में कई अन्य नेता होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिसमें नरमपंथी कांग्रेसी भी शामिल थे। आंदोलन की गतिविधियां: जनसभाओं का आयोजन, परिचर्चा आयोजित करना, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षों की स्थापना, सम्मेलनों का आयोजन, विद्यार्थियों की कक्षाएं आयोजित करना, समाचार पत्र, पंपलेट, पोस्टकार्ड और नाटकों के माध्यम से भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थों से परिचित कराना। आंदोलन के प्रति सरकार वर्ग का रुख: दमनात्मक कार्रवाई, राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एवं एनी बेसेंट पर मुकदमा, राजनीतिक गिरफ्तारियां इत्यादि। आंदोलन की उपलब्धियां: भारतीयों में चेतना का प्रसार, देश एवं शहरों के बीच सांगठनिक संपर्क की स्थापना, जुझारू राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी का निर्माण, उग्रवादियों एवं नरमपंथियों के मध्य पुनर्एकीकरण को प्रोत्साहन, जिसके फलस्वरूप 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। उग्रवादी पुनः कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त घोषणा पत्र। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक प्रतिनिधित्व की मांगें स्वीकार की गई। इसके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दूरगामी परिणाम हुए।